आज हम लोग एक वीडियो में पर्यावरण करने वाले हैं। देखेंगे कि पर्यावरण संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे जाते हैं वह प्रश्न एक भी क्वेश्चन यहाँ से नहीं छूटेंगे। उस क्वेश्चन को हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन से नहीं, थ्योरी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले देखेंगे पर्यावरण। जो पर्यावरण है यह परिजोड़ आवरण से मिलकर के बना है। पर्यावरण किससे मिलकर के बना है? परिजोड़ आवरण, यानी कि चारों ओर से घिरा हुआ। इसका मतलब होता है चारों ओर से घिरा हुआ। बात करेंगे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार पर्यावरण किसी जीव के चारों ओर घिरे भौतिक यानी कि अजैविक एवं जैविक दशाओं और उनके साथ अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। यानी कि किसी भी जीव के चारों ओर भौतिक यानी कि जैविक और अजैविक दशाओं को अंतःक्रिया को सम्मिलित करता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसे मकान का निर्माण है तो पार्क, इमारत, पुल, सड़क पर्यावरण के घटक जो है प्राकृतिक, मानव निर्मित जो भी है ईटीसी देख सकते हैं। सभी क्रिया को जो है सम्मिलित करता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण का जब हम लोग बात करेंगे तो जलमंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, स्थलमंडल ये भाग हैं। अब जैविक पर्यावरण के प्रमुख अंग देखेंगे तो एक होता है जैविक, जिसमें पेड़ पौधे, जीव जंतु, यानी कि इसको हम लोग कह सकते हैं कि सजीव। क्या आएगा? सजीव। अजैविक जिसको हम लोग भौतिक कहते हैं, यानी कि निर्जीव, जैसे स्थल, वायु, जल। ऊर्जा का जो है सौरिक यानी कि भूतापिक, यानी कि सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा, दोनों ऊर्जा का जो है संसाधन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पर्यावरण से संबंधित अधिनियम। यह इम्पोर्टेंट लाइन हो जाता है। जितने भी अधिनियम है यह पूछे जाते हैं। यह जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974। सबसे पहले पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 हम लोग देखे हैं। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1974, वन संरक्षण अधिनियम 1980, वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, अन्य नाम जो है छाता विधान, इसको हम लोग छाता विधान के भी नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। जैव विविधता अधिनियम 2002, आंध्र भूमि अधिनियम 2017। चलिए अब आएगा पर्यावरण का वर्गीकरण। पर्यावरण का वर्गीकरण, जैविक पर्यावरण और अजैविक पर्यावरण या भौतिक पर्यावरण, जिसमें पेड़ पौधे जीव जंतु आते हैं, ये आपको पता है, पहले आप देखे हैं। भू आकृति, जलवायु, मृदा, चट्टानें इसमें आएंगी। सांस्कृतिक पर्यावरण जो होता है इसमें मानव निर्मित गतिविधियां होती है। अब एक हम लोग देखेंगे एनजीटी। जो एनजीटी आप लोग देख रहे हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण, यह वैधानिक निकाय एनजीटी एक्ट 2010। तो यह स्थापना कब हुआ? तो 18 अक्टूबर 2010। तो याद रखना है कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना यानी कि एनजीटी की स्थापना तो 18 अक्टूबर 2010। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो नई दिल्ली। अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। अब जो है नियुक्ति कौन करता है? तो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो पर्यावरण संबंधित मुद्दे को तेजी से निपटाना। नीरी, यह राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान है। इसकी स्थापना 1958 को नागपुर में हुई। मुख्य उद्देश्य जो है वाटर सप्लाई, सीवरेज प्लान, औद्योगिक प्रदूषण से संबंधित बीमारियों को रोकथाम के लिए शोध एवं विकास हेतु कार्य। एक है ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक WM एडम है। यह याद रखना है कि ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक कौन है? तो WM एडम। स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 1972, ये भी याद रखना है। पर्यावरण पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने के निर्माण यह प्रथम बार 1974 में। कब हुआ? 1974 में। नेक्स्ट सतत विकास, ST की सस्टेनेबल डेवलपमेंट,
ये हम लोग देख रहे हैं। अवधारणा, भावी पीढ़ी की आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु विकास, जिसको हम लोग ब्रॉडलैंड कमीशन रिपोर्ट 1987 के अनुसार आवर कॉमन फ्यूचर, इसका ये थी था आवर कॉमन फ्यूचर। अब अंगीकृत जो है 2015 में यूएनजीए की 17वीं बैठक में हुई, लागू 1 जनवरी 2016 को ऑफिशियली जो है लागू कर दिया गया। अब एक रियो 1992 का सम्मेलन है, जिसे रियो डी जेनेरियो ब्राजील में जो है किया गया। एजेंडा 21 का इसमें समझौता हुआ। स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 की 20वीं वर्षगांठ पर उत्पत्ति यूएनएफसीसी, यूएनसीसीडी और सीबीडी के द्वारा। रियो +5 जो 1997 में हुआ, यह न्यूयॉर्क में हुआ। एजेंडा 21 का मूल्यांकन किया गया। यह जितने भी है चारों, यह पृथ्वी सम्मेलन है। क्या है? पृथ्वी सम्मेलन। रियो 20 यानी कि 2012 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में हुआ। घोषणा पत्र का शीर्षक है द फ्यूचर वी वांट। रियो 10 2002 में जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। चलिए, अब आएगा पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिक तंत्र, यानी कि इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम। दिया समस्त जीव तथा उनके भौतिक यानी कि अजैविक वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन। प्रकृति की संरचना प्लस प्रकृति का अध्ययन। यूजीन ओडम। कौन है? यूजीन ओडम। सर्वप्रथम परिभाषित एवं जन्मदाता अर्नेस्ट हैकर। कौन गया? अर्नेस्ट हैकर। पिता अर्नेस्ट ओलेक्जेंडर वान होम्बोल्ट। भारत का पिता, मैंने पारिस्थितिकी के भारत के पिता किसे कहते हैं? और रामदेव मिश्र को। आधुनिक पारिस्थितिकी का पिता किसे कहते हैं? यूनिन ओडम को। क्या कहते हैं? यूनिन ओडम को। अब पारिस्थितिक तंत्र, प्रतिपादक एजी टेंसले। याद रखिएगा, पारिस्थितिक तंत्र के प्रतिपादक एजी टेंसले। जैविक और अजैविक घटकों के अंतर संबंधों से निर्मित संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। अब आएगा पारिस्थितिक तंत्र के घटक। तो पारिस्थितिक तंत्र के एक जैविक और दूसरा अजैविक। जैविक उत्पादक जो होंगे, हरे पेड़ पौधे होंगे। उपभोक्ता में प्राथमिक उपभोक्ता शाकाहारी, द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी, तृतीयक उपभोक्ता सर्वाहारी। अपघटक में सूक्ष्म जीव जो जिसमें आपके कवक और जीवाणु आएंगे। कवक और जीवाणु आएंगे। जैविक में देखेंगे तो इसमें भौतिक, अकार्बनिक, कार्बनिक। भौतिक में वायु, प्रकाश, स्थलाकृति, तापमान, आर्द्रता। कार्बनिक में मृदा, जल, वायुमंडलीय गैस, खनिज। कार्बनिक में मृत पौधे, जंतुओं, कार्बनिक जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा। इनमें अपघटन यानी कि यूरिया, ह्यूमस इत्यादि, यह आप देख रहे होंगे। अब आएगा, जब हम लोग देखेंगे पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, तो पहले उत्पादक को देखेंगे कि उत्पादक यानी कि प्राथमिक उत्पादक, जैसे ये घास दिया हो। प्राथमिक उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता में जब हम लोग जाएंगे तो टिड्डा आएगा। क्या आएगा? टिड्डा। द्वितीयक उपभोक्ता में ये जो चिड़िया देख रहे हैं ये आएगा। तृतीयक उपभोक्ता जो यह जो है, यानी कि इसको हम लोग बाज समझ लो, जो भी है ये है। उच्च उपभोक्ता या चतुर्थ श्रेणी का उपभोक्ता जो बाघ आ गया, अपघटक करके ये जो है वेस्टेज जो तैयार हुआ, ये अपघटक हो गया। तो पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार, तो एक प्राकृतिक प्रकार होता है और एक कृत्रिम प्रकार होता है। प्राकृतिक में स्थलीय, स्थलीय में घास का मैदान, वन, मरुस्थल, टुंड्रा, पर्वत, पठार इत्यादि। जलीय में समुद्री, ताजे जल। कृत्रिम में कृषि क्षेत्र, उद्यान, एक्वेरियम, कृत्रिम तालाब, चिड़ियाघर, नगरीय, औद्योगिक, जीवाश्म ईंधन पर। यहाँ से आपसे कितना बार पूछा जाता है कि क्या एक्वेरियम जो है ये कृत्रिम है या प्राकृतिक है? तो ये कृत्रिम है। याद रखिए, कृषि क्षेत्र यह भी कृत्रिम है, उद्यान यह भी कृत्रिम है, एक्वेरियम यह भी कृत्रिम है, कृत्रिम तालाब भी कृत्रिम है, चिड़ियाघर भी कृत्रिम है, नगरीय औद्योगिकरण भी कृत्रिम है, ताजे जल में नदी, झरना, तालाब इत्यादि। यह विश्व के बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से लाइन जो डायरेक्ट आपसे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं।
सभी एग्जाम में क्लास 10th 11 12 या कम्पिटेटिव क्लास जितने भी हैं सभी में पूछे जाते हैं। विश्व के सबसे बड़े जलीय पारिस्थितिक तंत्र महासागर, तो याद रखना है विश्व का सबसे बड़ा कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र जो है महासागर है। विश्व का सर्वाधिक स्थिर प्राकृतिक तंत्र भी महासागर है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत प्रेरक सबसे अधिक जो होता है वो सौर ऊर्जा होता है। ऊर्जा के प्रवाह के बारे में देखेंगे तो ऊर्जा वह प्रेरक शक्ति है जो पारिस्थितिक तंत्र में जीवन को बनाए रखती है। ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो है सूर्य, तो यह बीपीएससी जो टीचर वाला जो था, यानी कि बीपीएससी टीआरई में जो है टीआरई 1 2 3 सभी में जो है से यहाँ से 2 3 भर भर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यह है 10% ऊर्जा का नियम, यह वन में पूछा गया था। केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है, शेष 90% श्वसन वृद्धि प्रजनन इत्यादि में प्रयुक्त होती है। चलिए, तो यह पूछ भी देता है कि 10% ऊर्जा का जो नियम दिया यह किसने दिया, तो ये भी याद रखना है, आपके वैज्ञानिक थे लिंडेमान। कौन? तो लिंडेमान। चलिए आगे हम लोग चलेंगे। अब इकोटोन, यह दो या दो से अधिक भिन्न परितंत्रों के बीच संक्रमण क्षेत्र, जैसे दलदली भूमि, मैंग्रोव वन, मुहाना, लेगून इत्यादि, यहाँ अपेक्षाकृत जैव विविधता अधिक। यह इफेक्ट एज इफेक्ट के नाम से जाना जाता है। यह पारिस्थितिक पदछाप, यह बताता है कि मनुष्य अपने आसपास उपलब्ध पारिस्थितिक साधनों पर कितना दबाव डालता है। माप की इकाई भूमंडलीय हेक्टेयर में। पारिस्थितिक पिरामिड के जब हम बारे में बात करेंगे तो 3 प्रकार के पिरामिड, एक संख्या पिरामिड, एक ऊर्जा पिरामिड और दूसरा जैव भार पिरामिड। अब हम लोग देखेंगे संख्या पिरामिड, तो याद रखिएगा कि संख्या पिरामिड सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का होता है। क्या होता है? सीधा और उल्टा। जैसे सीधा में देखेंगे तो उत्पादक, इसमें घास आ जाएगा। उपभोक्ता में टिड्डा, घास को टिड्डा, घास जो है इसको कौन खाएगा? टिड्डा खाएगा। टिड्डा को जो है कौन खाएगा? तो मेढक खाएगा। द्वितीयक और तृतीयक में मेढक को कौन खा जाएगा? सांप खा जाएगा। अब आइए उत्पादक में, अब यहाँ पे देखेंगे वृक्ष। क्या है? वृक्ष। संख्या में वृक्ष एक होता है, वृक्ष एक होता है। इस पर शाकाहारी यानी कि जो छोटे छोटे पक्षी है यह रहेंगे, और इनको जो है मांसाहारी जो बाज जो है खा जाएगा। तो यहाँ पर एक और इस पर अनेक, तो ये उल्टा हो गया। जैव भार का पिरामिड, यह भी सीधा और उल्टा दोनों प्रकार का होता है। तो स्थलीय पिरामिड जैसे घास, झाड़ी, पौधे बहुत सारे हैं, यहाँ पे जो है इनका वजन इनके वजन की अपेक्षा कम होगा, इसका वजन जो है अधिक होगा, और इसका वजन जो है, इसमें संख्या जो है जैव भार धीरे 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 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे तो गहरा, यानी कि जैसे जलीय में जाएंगे तो जलीय पिरामिड क्या हो जाएगा? जैव भार का उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे घास पारिस्थितिक तंत्र, स्थलीय देखेंगे घास में तो ये सीधा रहेगा, किस में? आपको संख्या में। जैसे ही वृक्ष पिरामिड में आएंगे ये उल्टा हो जाएगा। वैसे ही स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में सीधा रहेगा, और फिर जैसे जलीय जाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आप देख रहे हैं कि ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है। ऊर्जा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है, सदैव सीधा बनेगा। जैसे हरे पौधे प्राथमिक, उपयोगिता, द्वितीयक, तृतीयक। ठीक है। अब आएंगे पारिस्थितिकीय अनुक्रम के बारे में देखेंगे। किसी क्षेत्र में प्रजातियों और निवास के मिश्रण में समय के साथ होने वाला बदलाव अनुक्रमणीय प्रक्रिया। अनुक्रम चाहे जल में शुरू हो या स्थल पर, उनका चरम समुदाय वन ही होता है। यानी कहीं भी शुरू हो तो उसका शुरुआत जो होगा वो कहाँ होगा? वन से ही होता है। कहाँ से होगा? वन से ही होगा, वह जल में हो या स्थल में हो। देखेंगे अनुक्रम में प्राथमिक और द्वितीय, याद रखना है। यहाँ पहले से ही किसी जीव व वनस्पति का अस्तित्व नहीं था। जैसे चट्टानी, नवनिर्मित डेल्टा, रेत के टीले द्वीप समूह। द्वितीयक में यहाँ पूर्ण या आंशिक रूप से क्षति की प्रक्रिया पुनः प्रारंभ हो। एग्जाम्पल में परित्यक्त कृषि भूमि, अग्नि या वनोन्मूलन के से नष्ट वन इत्यादि। अब देखेंगे पारिस्थितिक असंतुलन, यह मुख्य कारण वनोन्मूलन। क्या है? वनोन्मूलन की वनों की कटाई। असंतुलन का मतलब है कि उसमें जो बदलाव देखने को मिल रहा है वह क्या है? वनों की कटाई या वनोन्मूलन। अन्य में मरुस्थलीकरण,
वर्षा की परिवर्तनीयता, बाढ़, अकाल इत्यादि। दिया है यूक्लिप्टिक्स, दिया है पर्यावरणीय शत्रु। यह जो पेड़ है एक, यह क्या है, पर्यावरण का शत्रु है। इसका नाम याद रखिए। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। इसको इसलिए शत्रु कहते हैं कि अत्यधिक जल संग्रह करने की इसमें शक्ति होती है। किसमें? यूक्लिप्टिस में। यूक्लिप्टिस का एक पौधा आता है। अब आएगा जैव विविधता यानी कि बायोडाइवर्सिटी। यह किसी निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जंतु एवं पादप प्रजातियों की बहुलता। सर्वप्रथम बायोडाइवर्सिटी शब्द का प्रयोग वाल्टर एवं जी रोसेन ने किया। जैव विविधता की प्रवणता, यह उच्च से निम्न अक्षांशों की ओर जैव विविधता। उच्च से निम्न की ओर आएंगे तो जैव विविधता। यह सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन में होता है। समुद्र की सतह से समुद्र की तल की ओर जैव विविधता अधिक होगा। अब दिया है जैव विविधता हॉटस्पॉट। यह जैव विविधता की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र को मानवीय गतिविधियों के कारण काफी खतरे में है। यह भारत में स्थित क्षेत्र, हिमालयी क्षेत्र, भारतीय वर्मा यानी कि असम, आंध्र प्रदेश, सिक्किम छोड़कर, यह पश्चिमी घाट, सुंडालैंड यानी कि भारत में, अरुणाचल प्रदेश। यह भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र पश्चिमी घाट यानी कि विश्व में 8वां है। जैव विविधता क्षति के कारण क्या है? तो प्राकृतिक आवासों की क्षति, यानी कि जो भी प्राकृतिक आवास है जैसे जंगल हो गया, वन, जो भी है, उसकी क्षति हम लोग करते जा रहे हैं, जो मुख्य कारण है। प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन, यानी किसी भी चीज़ का, जैसे हम लोग पेड़ को अधिक काट करके उसका फर्नीचर कुछ कुछ तैयार कर रहे हैं, तो उसका बहुत अधिक हम लोग कटाई कर रहे हैं। विदेशी जातियों का आक्रमण, जातियों का विलोपन, जाति का भी विलोपन होते जा रहा है, जिसके कारण हमें जो है जैव विविधता देखने को मिला। वनों की सघनता कम हो जाना, यह भी है प्राकृतिक कारण, बाढ़, भूकंप, ज्वालामुखी इत्यादि। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय यानी कि नेशनल पार्क। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत घोषित जो है देश में भौगोलिक क्षेत्र का 1.35, यानी कि भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में है 1936 में बना। आरंभिक नाम हेली नेशनल पार्क था इसका। क्या था? हेली नेशनल पार्क। भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस जो लद्दाख में है। तो याद रखनी है, पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में है, इसका नाम पहले क्या था? हेली नेशनल पार्क, 1936 में बना। दूसरा, भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क हेमिस जो लद्दाख में है, सर्वाधिक ऊंचाई पर भारत में है, सर्वाधिक ऊंचाई वाला है। भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन द्वीप आंध्र प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है। भारत का पहला समुद्री नेशनल पार्क मरीन नेशनल पार्क है जो एक कच्छ के रण क्षेत्र में है। विश्व का एकमात्र तैरता नेशनल पार्क केबुल लामजाओ जो कि मणिपुर में है, केबुल लामजाओ मणिपुर में है। देश में सर्वाधिक नेशनल पार्क एमपी में है, मध्य प्रदेश में 11। भारत में कुल नेशनल पार्क की संख्या 106 है, जो भी देखेंगे। जम्मू कश्मीर में सलीम अली, दाचिगाम, कुश्तवार, काजी नांग। हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालय, इंद्रकिला, खीर गंगा, पीन वैली, सिंबलवाड़ा। पंजाब में हरिके वेटलैंड नेशनल पार्क। उत्तर प्रदेश में जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, राजाजी, फूलों की घाटी, नंदा देवी। हरियाणा में कालेश, सुल्तानपुर। यूपी में दूधवा, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क, राजस्थान में डेजर्ट, केवला देवी घना, मुकुंद हिल्स, रणथंभौर, सरिस्का। वेस्ट बंगाल में बुक्सा, गोरुमारा, जालदापारा, नेवरा घाटी, सिंगालीला, सुंदरबन। एमपी में बांधवगढ़, डायनासोर जीवाश्म, पेंच, कांत, माधव, पन्ना, संजय, सतपुड़ा, वन विहार, कूनो एमपी में है। तो यहाँ पे देखे भी होंगे कि सबसे अधिक एमपी में जो है 11 है नेशनल पार्क। इसीलिए चलिए, झारखंड में बेतला, उड़ीसा में भीतरकनिका, सिमलीपाल, छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, इंद्रावती, कांगो घाटी। गुजरात में गिर, ब्लैकबक, बंसदा, मरीना। तो ये तो आप लोग देख सकते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा।
ये कहाँ कौन सा है, इसे हम लोग जूम कर देते हैं, इसे आप लोग आराम से नोट कर लीजिएगा। जैसे गोवा में है मुल्लेम, ठीक है। केरल में दिख रहा है अन्नामुडी सोल, एराविकुलम, मथिकेतन सोला, यह पंपादुम सोला, पेरियार, साइलेंट वैली। तो इसे आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चन अभी TRE 3 में पूछा गया था कि साइलेंट वैली जो है, TRE 3 का क्वेश्चन है कि साइलेंट वैली कहाँ पे है, तो केरल में है। आप देख सकते हैं कंचनजंगा सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में मौलिंग नामदफा, यह भी देख, असम में डिब्रू डिब्रू सैखोवा, काजीरंगा मानस, नामेरी, ओरंग, रायमोना, देहिंग फटकाई। मणिपुर में देख सकते हैं किबुल, लामजाओ, सिरोई। त्रिपुरा में क्लाउ डेड, लेपर्ड, बाइसन, ये सब आप देख सकते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर दिया गया है अब जो है वन्य जीव अभ्यारण्य, यह विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षण क्षेत्र जो है भारत में कुल 573 है। सर्वाधिक अरुणाचल प्रदेश में है, राज्य में सर्वाधिक महाराष्ट्र में है, सबसे ज़्यादा कच्छ डेजर्ट में है जिसमें गुजरात, सबसे छोटा जो है पिट्टी व कुछ इंग्लैंड लक्षद्वीप में है। प्रमुख वन्य जीव अभ्यारण्य, प्रमुख जो है कुछ नाम है, जैसे झारखंड में दालमा, पलामू, गुजरात में नल सरोवर, यूपी में चंद्रप्रभा, कर्नाटक में भद्रा, सोमेश्वर, तुंगभद्रा, केरल में पेरियार, पराम्बिकुलम, महाराष्ट्र में तांसा, पंजाब में अबोहर, मिजोरम में डाम्फा, अरुणाचल में पखुई, मेघालय में नोगर वाइलेम। बाघ अभ्यारण्य में देखेंगे प्रोजेक्ट टाइगर 1973, याद रखिए प्रोजेक्ट टाइगर कब लाया गया, तो 1973 में, ठीक है। पहला भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट 1973 में खोला गया। सबसे बड़ा जो है नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। सबसे छोटा जो है बोर महाराष्ट्र में है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित टाइगर रिजर्व जो है नामदफा अरुणाचल प्रदेश में है। सर्वाधिक बाघ बांधवगढ़ MP में है, टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है इसे। उत्तराखंड तो हम लोग देख लीजिएगा इसे एक बार। ये जो नाम जो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, हम इसको जूम कर दे रहे हैं, देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं इसको एक एक करके। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा, क्योंकि याद करना ये बहुत ज़रूरी है। चलिए नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। इसमें भी कुछ नाम है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। कुल टाइगर रिजर्व की संख्या जो है 58 है, इसको भी नोट कर लीजिएगा। रामसर सम्मेलन 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में हुआ था, जिसे विश्व आंध्र भूमि दिवस के नाम से 2 फरवरी को मनाया जाता है। भारत के पहला रामसर साइट चिल्का झील जो कि केवला देवी है। सबसे बड़ी जो है सुंदरबन डेल्टा है। सबसे छोटा जो है रेणुका वेटलैंड है, ठीक है। जैव मंडल रिजर्व में देखेंगे जैव विविधता को संरक्षित करने वाले विशाल संरक्षित क्षेत्र दिया है। कुल 18 है, 12 यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त है। जैव मंडल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग एडवर्ड सुवेज ने किया था। देखेंगे ये जो है नंदा देवी, यह जो है क्या है जो नीलगिरी प्रथम जो है मन्नार की खाड़ी, आप देख सकते हैं। ग्रेट निकोबार अरुणाचल प्रदेश में है। पंचमढ़ी पन्ना मध्य प्रदेश में है। नंदा देवी उत्तराखंड में है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में है। मानस डिब्रूगढ़ असम में है। दिवांग अरुणाचल प्रदेश में। कच्छ कारण गुजरात में है। कोल्ड डेजर्ट जो है हिमाचल प्रदेश। सेसाल चालम पहाड़ी जो है आंध्र प्रदेश से नोट कर सकते हैं, यूनेस्को द्वारा जो मान्यता प्राप्त है। अब आइएगा तो कच्छ का रण क्षेत्र जंगली गधा के लिए है। एक एक काजीरंगा जालदापारा, ये जो एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। दाचीग्राम हुगली जो कश्मीरी स्लैग के लिए है। गिरी जो है एशियाई शेर के लिए है। वन विहार नेशनल पार्क MP जो है सफ़ेद बाघ के लिए है। रेगिस्तान राष्ट्रीय पार्क ऊंट के लिए है। केवला देवी नेशनल पार्क जो है साइबेरियन क्रेन के लिए है। शिकारी देव अभ्यारण्य जो हिमाचल प्रदेश में है, कस्तूरी मृग के लिए है। इसे आप देख सकते हैं।
अब IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कॉन्सेर्वेशन ऑफ नेचर की स्थापना जो है 5 अक्टूबर 1948 को की गई। मुख्यालय जो है ग्लैंड में स्विट्जरलैंड में है। प्रमुख प्रकाशन जो है रेड लिस्ट यानी कि पशु व पादप प्रजातियों की संकटग्रस्त स्थितियों का आकलन। रेड डाटा बुक जो है लाल सूची में 9 श्रेणियां जो है इसमें विलुप्त, वन विलुप्त, अति संकटग्रस्त, असुरक्षित, निम्न संकट, कम जोखिम, आंकड़ों का अभाव, आंकड़ों के उपलब्ध नहीं है, इसमें जो है रखा जाता है। अब हरित गृह प्रभाव के बारे में देखेंगे कि एक प्राकृतिक प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी गृह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैस वातावरण के तापमान में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि कर देते हैं, उस प्रमुख हरित ग्रीन हाउस गैस CO2 जैसे ग्लोबल वार्मिंग का मुख्य कारण है। CH4 नाइट्रस ऑक्साइड, N2O अन्य, ओजोन, CFC जल वाष्प इत्यादि सभी इसके कारण है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आएंगे। अब आएगा ओजोन परत, इसको हम लोग O3 के नाम से जानते हैं। यह समताप के निचले हिस्से में 90% हिस्सा समताप मंडल में है। दिया है कि पृथ्वी में लगभग 10 से 50 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर है। सर्वाधिक केंद्र 15 से 30 किलोमीटर तक। कार्य सूर्य की हानिकारक परावैंगनिक किरण, अल्ट्रावायलेट रे किरणों को पृथ्वी तक आने से रोकना है। परत की मोटाई के हिसाब से परिवर्तन होता है। वर्षा ऋतु में न्यूनतम होता है, वसंत ऋतु में सर्वाधिक होता है। परत मापन की इकाई जो है डॉप्सन है। ओजोन संरक्षण के प्रमुख कारण जो है CFC, फ्रेयॉन, स्रोत एसिड, रेफ्रिजरेटर इत्यादि सर्वाधिक जिम्मेवार है। हैलोन्स इत्यादि। प्रदूषण में देखेंगे, यह प्राथमिक प्रदूषण वे प्रदूषण जो मूल स्वरूप से में रहकर प्रदूषण फैलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, DDT, CO2, CO, SO2, NO2 इत्यादि। द्वितीयक प्रदूषक वे प्रदूषक जो प्राथमिक प्रदूषकों की आपसी अंतः क्रिया से निर्मित होते हैं, जैसे O3, पैन, SO3, HNO3, H2O2, स्मॉग इत्यादि। अपघटनीय यानी कि जैव निम्नीकरणीय वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीव के द्वारा अपघटित होकर अपनी विषाक्तता प्रभाव को खो देते हैं, जैसे घरेलू अपशिष्ट, वाहित मल, कागज, लकड़ी इत्यादि। अनअपघटनीय जैव अनिम्नीकरण में प्रमुख जो सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित नहीं हो पाते हैं, जैसे कांच, प्लास्टिक, ईस्ट, शीशा, पारा, आर्सेनिक, कैडमियम, निकेल, मैग्नीज, लोहा, तांबा, GTT, 2,4-D, फ्रेयॉन इत्यादि। मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण है, यानी कि जो मनुष्य द्वारा उत्पन्न प्रदूषण है उसे हम लोग एंथ्रोपोजेनिक प्रदूषण कहते हैं। वायु प्रदूषण का मुख्य स्रोत जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, डीजल इत्यादि का दहन। वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा सूचक लाइकेन होता है। अधूरे प्रज्वलन के कारण मोटर कार एवं सिगरेट से निकलने वाली रंगहीन गैस को कार्बन मोनोऑक्साइड, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला शक्तिशाली उत्तेजक जो है पैन है। यह ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रण करने के लिए पौधे में ग्रीन मोफलर यानी कि ग्रीन मोफलर का प्रयोग जो है देखिएगा, उसे ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले पौधे ग्रीन मोफलर कहलाते हैं। ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारण जेट उड़ान, ट्रैफिक, पटाखे इत्यादि। तो अगर ऐसे वीडियो देखना है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो वन जो है 1 शॉट्स में आपका पर्यावरण क्लियर है, आप इसे देख सकते हैं।